जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबुज जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की सियासत में क्या कोई बड़ा सियासी भूकंप आने वाला है? क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और क्या बंगाल की जो पॉलिटिक्स है एक बार फिर बड़े पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के दौर से गुजरने वाली है? बीजेपी के सांसद जो है सुमित्रा खान, उन्होंने एक ऐसा दावा किया है और जिस दावे ने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि टीएमसी के करीब 50 एमएलए और 20 एमपी जो है वो बीजेपी के संपर्क में है और सिग्नल दे रहे हैं कि वो आ, जैसे ही उनको इधर से इशारा मिले वो पार्टी बदल लेंगे। तो ये जो दावा है उस वक्त में सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस पहले से ही जो डेजिग्नेशंस और आंतरिक जो उनके अंदर असंतोष चल रहा है वो सारी चीजें जो है उसका सामना कर रही है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठ बताया है और इन सभी चीजों को खारिज किया है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या अगर इस दावे में थोड़ा सा भी सच है या सच्चाई है तो क्या बंगाल की जो सियासत है उसमें 2021 के बाद सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो अपहेवल है वो देखने के लिए मिल सकता है? तो इस पर आज की चर्चा की शुरुआत करती हूँ और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अवनीश पीएन शर्मा जी फ्रॉम प्रारब्ध। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार अंबर जी, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। अवनीश जी, टीएमसी के अंदर जो सब कुछ चल रहा है उसकी बहुत सारी अलग अलग न्यूज आ रही हैं कि ये चले गए वो चले गए। अब ये सुमित्रा खान है वो भी ये बोल रहे हैं कि 50 एमपी और 20 एमएलए संपर्क में है। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में टीएमसी के अंदर जो है वो असंतोष पनप रहा है? चलिए हम आकलन करें, इससे बढ़िया है कि रिजल्ट लें। जैसे होता है ना कि जी। एग्जिट पोल और फिर नतीजे जब आ रहे हों, भले वो जो पोस्टल बैलेट हों उसी के हों, लेकिन नतीजे जी। नतीजे होते हैं और वो ये पहला संकेत देते हैं। तो साहब नतीजा आ चुका है और हम इस्तीफे की बात और टूटने को तैयार, टीएमसी छोड़ने को तैयार, अब ये सब बातें पीछे की हो गई हैं। नतीजा सामने है। काकोली घोष हम्म। 4 बार की सांसद टीएमसी की, कद्दावर नेता, और इतनी बड़ी नेत्री होने के बावजूद वो एक जिले की अध्यक्ष थी टीएमसी की। आप सोचें वो कितना महत्वपूर्ण थी। उनका इस्तीफा हो गया। जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेके, जहां वो अध्यक्ष थी, उस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इससे पहले काकोली घोष ने क्या किया, ये भी देखना बड़ा जरूरी है। जी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग लेने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे नदिया, जिस इलाके से ये आती है। हम्म। काकोली दास ने उनसे मुलाकात नहीं की बल्कि मीटिंग में शामिल हुई। ठीक है, बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होती है, उसमें डेवलपमेंट की भी बातें होती है, तमाम फैसले होते हैं। हम्म। हम्म। तो ये कहा जा सकता है कि भाई मुख्यमंत्री की मीटिंग है तो उसमें जो लोकल एमपी है उसको तो आना ही है, ये प्रोटोकॉल है। जी। लेकिन वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ी होने के बाद ये चीज इतनी सामान्य नहीं हो जाती। इसकी वजह क्या है? आप याद करें, ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर थी, हम्म। प्रधानमंत्री के प्रति उनका प्रोटोकॉल का उल्लंघन, राष्ट्रपति के जी। प्रति उनका असम्मान, उनका राज्यपाल के प्रति असम्मान, उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके प्रति असम्मान, यानी जितने भी संवैधानिक ऐसे पद हैं जिनके साथ प्रोटोकॉल जैसी कोई बात जुड़ी होती है, तो उनके प्रति कैसा व्यवहार रहा है ममता बनर्जी का, खुद का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का और उनके तमाम जो सिपा सलार हैं उनका। तो क्या इतने सबके बाद ये सामान्य था कि काकोली घोष गई और शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में शामिल हुई? अच्छा, चलिए अगर इतना मान लेते हैं तो टीएमसी के 6 विधायकों को अपने साथ ले गई उसी मीटिंग में। आप इसे भी कह सकते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का ये सामान्य मीटिंग है। नहीं, ममता बनर्जी नहीं है मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री अब शुभेंदु अधिकारी हैं। तो ये पृष्ठभूमि लगातार, तो जो हमारे सौमित्र साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा विधायक, 20 से ज्यादा एमपी वो तैयार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अब यहां से गंभीर चिंता शुरू होनी चाहिए। ठीक है, कई बार राष्ट्रवादी या घनघोर जो भाजपा के समर्थक लोग हैं वो भी कहते हैं कि साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दरी और चद्दर ही बिछाता रह जाएगा? ये बाहर के लोग कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, उनको क्यों बीजेपी एडजस्ट करती है? लेकिन जब आपके पास हेमंता जैसे उदाहरण हो,
जब आपके पास शुभेंदु अधिकारी जैसे उदाहरण हो तो जरा आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा अपने इस जो पैमाना आपका है। कारण क्यों? जी। आपने देखा कि पिछले ये तीसरी बार सत्ता हैट्रिक लगी है, यानी 10 साल के बाद एक सत्ता असम की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वदानंद सोनोवाल ने भारतीय जनता पार्टी के लिए असम क्रैक किया, 5 साल वहां पर एक अपना मॉडल रखा। उसके बाद पार्टी ने हेमंता बिश्वा शर्मा को वहां प्लेस किया। प्लेस करने से पहले भाजपा न सिर्फ 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, साल के 365 दिन इलेक्शन लड़ती है, बल्कि वो ग्रूम करती है। उसका एक उदाहरण दूंगा आपको, बाहर वालों जी। को तो छोड़ दीजिए, नई एंट्री को, अपने लोगों को कैसे ग्रूम करती है, इसका एक प्रचंड अगर उदाहरण आपके पास है तो पुष्कर सिंह धामी का उदाहरण है। आप बिल्कुल। याद कीजिए, पुष्कर सिंह धामी को पहले प्लेस किया गया, फिर हटाया गया, फिर वो खुद अपना चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ग्रूम करती रही और ग्रूम करने के बाद हारने के बावजूद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और उसके बाद आप परिणाम देख रहे हैं। तो यही काम हेमंता के साथ हुआ, यही काम शुभेंदु के साथ हुआ। अब चलिए, हेमंता और शुभेंदु जैसे लोग क्या भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब पैन इंडिया विस्तार करती है या उसको अगर करना है तो निश्चित तौर पर उसको कांटे से कांटा निकालने वाला कांटा चाहिए, और ये राजनीति का बड़ा निष्ठुर नियम है, हम्म। बहुत निष्ठुर नियम है। कारण क्या? क्योंकि वो इनसाइडर होता है। आज बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अरे गजब, शुभेंदु अधिकारी तो योगी जी से भी 4 कदम आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा संभव हो पा रहा है? हेमंता बिश्वा शर्मा जब अपनी पूरी ट्रेनिंग के बाद असम में आए तो वो कांग्रेस के एक एक कारनामे को, उसके इकोसिस्टम के एक एक कारनामे को, उनके हर पेंच को जानते हैं, और जानने की वजह से आपने देखा वो फास्टर डिसीजन, एक्यूरेट निशाना। तो वो जो मार्केटिंग में, मैं चूंकि एमबीए बैकग्राउंड से आता हूं, तो मार्केटिंग में हम लोगों को पढ़ा कि अपने प्रोडक्ट की स्टडी से 1.5 गुना आपको कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट की स्टडी करनी रहती है। सेम यही शुभेंदु अधिकारी के साथ हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी का जो स्पीड दिख रहा है आपको, उसकी वजह क्या है? आप याद कीजिए, पहले कैबिनेट की बैठक में 1336, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 1336 ऐसे एफआईआर्स जो जीडी में दर्ज, किन मामलों के? जो टॉप प्रायोरिटी है वेस्ट बंगाल में भाजपा की और शुभेंदु अधिकारी की, महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं के प्रति क्रूरता, यहां तक कि बलात्कार, बलात्कार की कोशिश, छेड़खानी, उनके साथ दबंगई, दुर्व्यवहार, 1336 ऐसे केसेस जो कि जीडी में दर्ज हैं, जिन पर क्लोजर रिपोर्ट सो कॉल्ड तरीके से ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा रखा था। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई इनसाइडर नहीं होता, शुभेंदु अधिकारी अगर नहीं हो, तो उन्हें पहली बैठक में ये पता था कि ये काम मुझे करना है, उनको संख्या पता थी, उन्होंने सारे फैक्ट्स मंगाए, सारी चीजें मंगाई, और उसके बाद वो ऑर्डर हो गया, वो सारे केसेस रीओपन हो गए, उनमें से तकरीबन 4-5 गिरफ्तारियां हो गई और सीरीज में गिरफ्तारियां आपको दिखाई दे रही। वो चाहे हाफ पैंट और टी शर्ट में टहलते हुए लोग जिनकी नुमाइश लगाई जा रही है। तो ये वो तरीका होता है जिसमें आपको बंगाल में अगर अपने आप को विस्तार करना था तो आपने बोर्ड शेयर में विस्तार किया। बोर्ड शेयर के बाद आपने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर कायम किया, एक ऐसा मुख्यमंत्री कायम किया जो इस तरह के स्पीडी डिसीजन ले रहा है। उन्हें पता है कि अभिषेक की कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन से कारनामे हैं। उन्हें पता है ममता बनर्जी के कौन कौन से कारनामे हैं, कौन कौन सी फाइलें हैं। उन्हें यहां तक कि तालुका स्तर पर, पंचायत स्तर पर शुभेंदु को हर एक खेल की जानकारी है ममता बनर्जी की, इसलिए वो इतने इफेक्टिव वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज जो वेस्ट बंगाल ने अंबरजी पूरे भारत को दिखाया है। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, मतदाता लोकतंत्र का मालिक है, लोकतंत्र का मालिक है, उसको जो मतलब चने की झाड़ पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, चढ़ा रहता है, वो जाता है, मतदान करता है, उसके बाद वापस आके अपने घर पे बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। या तो वो कहता है हर दूसरे दिन कि यार सरकार ने किया ही क्या है, क्या इसी के लिए सरकार को हमने चुना था? मेरे घर में कनस्तर में आटा खत्म है, मोदी जी क्या कर रहे हो, है ना? हमारी पत्नी जो है वो रूठ के मायके चली गई है, अमित शाह जी आप क्या कर रहे हो?
इस तरह के उलाहने। लेकिन वेस्ट बंगाल ने न सिर्फ इस चुनाव में एक दूसरे तरह का जागरण काल भारतीय राजनीति में पैदा किया है, बल्कि आप ये देखें कि वहां पर नागरिक समाज शांत नहीं बैठा है अभी भी। वो मतदान करने के बाद, अपनी सरकार बनवाने के बाद लगातार उसके साथ काम में शामिल है। कैसे शामिल है मैं बताता हूं आपको। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने, अभी हम आएंगे टीएमसी के टूटने पर, क्योंकि ये चिंता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप याद कीजिए 9 तारीख को जब नतीजे आए थे, उसके तुरंत बाद, जैसा कि बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर है, हाँ, जैसे महुआ ने कहा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि वहां वायलेंस होता है, वैसे ही पॉलिटिकल कल्चर भी है। रातों रात शिफ्टिंग का, बिल्कुल पटका आपने सही दूसरा, झंडा दूसरा। और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल एक्टिव लोग, अरे भाई ऑटो वालों ने झंडे बदल लिया रातों रात। लेकिन आप वहां देखिए, एक उदाहरण शुरू होता है जिसमें मैं कहता हूं कि थोड़ा सा एक व्यवसायी वर्ग, जिसमें पेट्रोल पंप ऑपरेट करने वाली एक महिला, जिन्होंने बाकायदे इस बात को लेकर, उन्होंने सामने आई और सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे रातों रात यहाँ पर वही भगवा पहन के आ गए हैं और हमारे यहाँ कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने ही क्या एडमिट किया कि बीजेपी के एक लोकल लीडर, जो कि लॉयर भी हैं, उनका मेरे पास 10 मिनट के बाद फोन आया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके पास पुलिस भी पहुंच रही है, आपके पास लीगल सपोर्ट भी पहुंच रहा है। यानी भाजपा इस बात को लेके बहुत कंसर्न है आज भी। बताता हूं कैसे वो कंसर्न है, केवल जबानी नहीं। हूँ। वो इस परंपरा को बंगाल में तोड़ना चाहती है और अब तक कामयाब है कि रातों रात ये शक्ल बदल के, झंडे बदल के, जो वही इकोसिस्टम, वही तोलाबाजी गैंग, वही कटमनी गैंग, वही वसूली, वही धमकी गैंग, आज कल लेफ्ट का था, उसके बाद तृणमूल को हुआ, फिर वो बीजेपी का हो जाए, इसको रोकने का काम किया है। और यहीं से ये जुड़ाव होता है कि टीएमसी टूटेगी तो एक मुझे लाइन याद आ रही है, फिर आगे चलेंगे, कि शामे गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। तो ये तय होना कि वो किस किस के घर जाएगी, क्योंकि उसका बिखरना तय है। बिखरना इसलिए तय है कि वो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं है। ममता जी, बनर्जी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से निकल के आई और उस समय उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। उन्होंने लेफ्ट के प्रति हो रहे जो असंतोष था जनता में, उसके सामने हाँ, उन्होंने अपनी एक केवल लेफ्ट की फ्लेवर में लड़ाका छवि पेश करके कि हाँ, हम इन गुंडों को सबक सिखा सकते हैं, एक उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट दिया और जनता ने उनको मत दे दिया, उम्मीद से कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन हुआ और बुरा। हाँ। अब सवाल ये होता है कि काकोली घोष जैसे लोग हों, या सौमित्र जी कह रहे हैं 50 विधायक हों, 20 एमपी हों, भारतीय जनता पार्टी क्या इन्हें लेगी? क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए? अगर लेगी, ये हुँ। हाँ, हाँ, प्लीज़, प्लीज़। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जनता का सबसे बड़ा कंसर्न रहा है अवनीश जी कि अगर बीजेपी भी वही रिपीट करेगी कि जो टीएमसी में लोग थे वही आ जाएंगे तो जनता का सबसे बड़ी चिंता ये रही है और ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अपना आधार जरूर मतलब अगर खो सकती है क्योंकि जनता ने बड़ा भरोसा किया है और एक बदलाव भरोसे के साथ वेस्ट बंगाल में आया है। आपको क्या लग रहा है जो सौमित्र खान बोल रहे हैं उसमें कितना कुछ हम उसमें रियलिटी में उसको देख सकते हैं जो 50 एमपी और 20 एमएलए की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है और ये चिंता सबकी होनी चाहिए। हम्म, लेकिन अब यहाँ ज़रूरी है, देखिए, हम आप जो है वो अमित शाह जी के साथ और इन लोगों के साथ तो बैठते-उठते नहीं है भई। हम्म, लेकिन एक जो बाहर से दिखाई देता है, उसके आधार पर हम कुछ बातें रख सकते हैं। बिल्कुल। बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, आज काकोली घोष ने इस्तीफा दिया है, कल को कोई और इस्तीफे आएँगे, निश्चित आएँगे। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से किस तरह के सिग्नल्स दे रही है? सबसे पहला उसने सिग्नल दिया, वो पेट्रोल पंप वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, उसके आगे देखिए, हम्म, गाँव में, तालुका में, इंटीरियर्स में, हम्म, बाकायदे बीजेपी के वर्कर्स ने, पार्टी संगठन ने उन्हें निर्देश दिया, लाउड स्पीकर लगा के यह प्रचार किया गया कि अगर आपको बीजेपी का झंडा लगा के, भगवा पटका पहन के अगर कोई आता है, वसूली करता है, इस तरह की कोई हरकत करता है, टोल या जिस भी तरह की ग्रे एक इकोनॉमी वहां पर चल रही थी, अगर वो करता है तो आप तुरंत पार्टी को सूचित कीजिए। अच्छा, अब नॉर्थ इंडियंस को ये लगेगा, यार पार्टी को सूचित कीजिए। यहाँ कौन, आप बताइए, आप या हम पिछली बार किसी पार्टी के ऑफिस कब गए हैं?
भाई हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। मुझे तो याद ही नहीं आता मैं किसी पार्टी के ऑफिस में कब गया हूं। तो हम लोगों को ये लग सकता है यार ये कौन सी बतौलबाजी है, कह रहे हैं कि पार्टी ऑफिस, कौन जाता है पार्टी ऑफिस? नहीं, बंगाल इस मामले में अलग है। आप उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या नॉर्थ इंडिया का कोई भी प्रदेश ले लीजिए, क्या आपने मोहल्लों में पार्टियों के ऑफिस देखे हैं? नहीं देखे हैं। ग्राम पंचायतों में पार्टियों के ऑफिस नहीं दिखते हैं। तालुका में पार्टी के ऑफिस नहीं दिखते हैं। पार्टी के ऑफिस होते हैं तो उनके वर्कर जाते हैं, बाकी आम लोगों का कोई मतलब नहीं होता। बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में हर रिहायशी मोहल्ले में एक पार्टी ऑफिस है। हर तालुका में एक पार्टी ऑफिस होता है, सीपीएम का, टीएमसी का, बीजेपी का, सबका होता है। कुछ पे कब्जे कर लिए जाते हैं, वो टीएमसी तक था कि कब्जा कर लिया जाता था, लेकिन अब सबके पार्टी ऑफिस एग्जिस्ट करते हैं। तो बहाल हो गया। वहां ये नेटवर्क है। हम्म, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम किसी को शामिल नहीं करेंगे। और आज मुझे बताते हुए इस कम से कम सुखद संतोष है कि बंगाल भाजपा ने अपनी प्राइमरी मेंबरशिप बंगाल में बंद कर रखी है। आज की तारीख में बंगाल में कोई पर्ची कटा के अगर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनना चाहता है तो वो नहीं बन सकता। तो ये बताता है कि प्रचार, बीजेपी अध्यक्ष का आके ये कहना कि नहीं चलेगा, हम पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करेंगे, उसी के साथ साथ नीचे लेवल पर बिल्कुल प्राइमरी मेंबरशिप को भी बंद रखना, हम्म, ये बताता है कि पार्टी, एज ए पार्टी, बीजेपी वहां पर इस चीज को लेके पहले ही कंसर्न है, कुछ इंतजाम उसने किए हैं। लेकिन हम्म, मैं फिर कहूंगा, आज आपको विधानसभा में विधायकों के नंबर्स की जरूरत नहीं है। हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बड़ी टूट को, जो कि 1/3 होती है बॉम्बे केस के बाद, तो उस तरह के नंबर्स की कोई आवश्यकता, भले कई बार चुटकी ले लेते हैं, सौमित्र दा ने चुटकी ली और कुछ नहीं किया, तो वो 50 विधायक का तो कोई मतलब नहीं होता। हम्म, लेकिन संसद में मैं मानता हूं, क्योंकि संसद में आपको विशेष नंबरों की आवश्यकता है। अब चूंकि बंगाल के मैंडेट को आप इस तरीके से लें कि पूरे बंगाल ने वो मैंडेट दिया है, वो बंगाल हम्म, के समाज का है, वो वहां की जनता का है, और 2029 में आपको अभी समय है। दूसरा, लोकसभा के स्तर पर आपको अभी बंगाल में, आपको जब मैं कह रहा हूं तो मैं भाजपा को कह रहा हूं कि जी, भारतीय जनता पार्टी को अपना विस्तार करना है। जी, और एक चीज, ल- लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने अपनाया है, तो हम्म, उसमें नंबर मैटर्स। तो एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि केंद्र के स्तर पर इस तरह की कुछ डेवलपमेंट्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्टेट में जिस तरीके से शुभेंदु के फंडे क्लियर हैं, और थोड़ी तीखी बात है, लेकिन ये बात, वो फंडे किस तरह से क्लियर हैं, वो न सिर्फ ये जानते हैं कि कहां कहां वो कमजोर नसें हैं, वो गंदी नसें हैं, वो काली नसें हैं जिनको उन्हें दुरुस्त करना है। उसी के साथ साथ जनता जब अपने काम में लगी रहती है, आप जरा देखिए जितने भी वीडियो आ रहे हैं गिरफ्तारियों के, चाहे टीएमसी के अलग अलग लोगों के, जनता का व्यवहार क्या है? जनता 5 साल के लिए वोट देके घर में नहीं बैठ गई है, वो चप्पल लेके अभी भी तैनात है। वो थप्पड़ों से आइडेंटिफाई कर रही है कि यस, इसने हमारा हम्म, शोषण किया है, इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। हॉस्पिटल में टीएमसी का एक पुराना शोधा आता है तो महिलाएं उसकी सेवा चप्पलों से करती हैं, जूतों से करती। लोग मुखबिरियां कर रहे हैं कि भाई साहब ये टीएमसी करता था। अच्छा, एक तो वहां पर टीएमसी वाला नहीं, वहां टर्म बंगाल में एक इस्तेमाल होता है कि ये बीजेपी करता है, ये टीएमसी करता है, ये सीपीएम करता है, ये कांग्रेस करता है, वर्कर्स को ऐसे बोलते हैं वहां पे। और केवल ऐसा नहीं है कि वो उसका पॉलिटिकल वर्कर हो, अगर वो सपोर्टर भी है तो उसको यही कहा जाता है कि ये बीजेपी करता है, ये टीएमसी करता है। लोग वहां पर मुखबिरियां कर रहे हैं पुलिस को, लोग मुखबिरियां कर रहे हैं वहां बीजेपी के काडर को, बीजेपी के ऑफिसर्स को, कि भाई साहब ये कल तक टीएमसी का था, टीएमसी करता था, आज बीजेपी करने का कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से ये आपको इतनी बरामदगियां दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा, मैं, अब आप इससे मुझे मेरी अपेक्षा भी कह सकती हैं
या मेरी बीजेपी को सलाह, हालांकि किस लायक हूं मैं कि उन्हें सलाह दूं, भाई बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा स्तर पर अगर इस तरह की ओपनिंग ये करेंगे तो यह बंगाल के जनमानस मतदाताओं के अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। हाँ, भाई आपको पूरे देश की पॉलिटिक्स करनी है, आपको राज्यसभा में नंबर्स चाहिए, आपको लोकसभा में नंबर्स चाहिए। हालांकि आप बिल्कुल स्टेबल सरकार की तरह चला रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि 240 आपके पास है अकेले। हालांकि 240 का ताना जब लोग देते हैं तो जरा कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले याद कर लें कि उनकी कांग्रेस को अकेले 240 का, भाई इंदिरा गांधी जी की लाश पर जब ये पार्टी लड़ी थी तब के बाद अगर कभी 240 आई हो तो कभी नहीं आई। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं जो देख पा रहा हूं अंबर जी कि हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के स्तर पर वो भी संख्या इकट्ठी होने के बाद, क्योंकि 2029 में अभी समय है, तो उस लेवल की एक पॉलिटिक्स अलग हो और फिर डबल इंजन की सरकार का जो कॉन्सेप्ट बीजेपी लेके चलती है, तो भाई एक इंजन को अपनी कैपेसिटी से काम करने दो, दूसरे इंजन पे तुम अपना जो चाहे वो करो। तो मुझे लगता है कि ये बंगाल की भावना के अनुरूप भी रहेगा और नैतिक भी हाँ, रहेगा। दोनों मतलब और वो भी हो जाएगा, सांप बाकी, भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दोनों हाँ, सारी चीज, और दोनों बाकी काम हो अगर जाएंगे। आप अनैतिक अनैतिक की बात करते हैं तो फिर भाई शुभेंदु अधिकारी को ही कहिए पार्टी छोड़ो। तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा पाखंडी शुद्धतावाद नहीं लेना चाहिए, फिर तो राम को वनवास ही होता है बिना मतलब। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है कि 2026 का जो परिदृश्य है, सियासी परिदृश्य, उसको देखकर जो नेता है कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सिक्योर करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे अवनीश जी और समझना चाहती हूँ, वो ये कि आप क्या मतलब हम इस चीज को मान सकते हैं कि जो बंगाल में जिस तरह की सियासत हो रही है, एक नया पावर शिफ्ट हम बंगाल में देख रहे हैं और उस मोड़ पर आकर जो बंगाल की सियासत है वो खड़ी हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बंगाल में मैं ऐसा मानता हूं और ये आपको लगेगा भी, बंगाल में किसी पार्टी ने कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर्स को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल में कोई जादू नहीं कर दिया भाजपा ने, कोई बहुत बड़ी जनक्रांति नहीं कर दी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बंगाल में बंगाल के समाज ने यह क्रांति की है और उसकी मेरे पास वजह भी है। आप हिस्ट्री देखिए, जी। बंगाल ने किसी पार्टी को कब सत्ता में लाने के लिए मतदान किया है? कभी नहीं। 25 साल कांग्रेस, और जब कांग्रेस को हटाना था तो उसके लिए उसने वोट किया। फिर 2 ढाई साल का एक छोटा वो ऐसा आया कि जिसमें ज्योति बसु वहां पर डिप्टी सीएम हुए, हालांकि वो भी एक बिल्कुल यूनुस की तरह प्लेसमेंट था और हम्म। उस पर कभी अच्छे से और बात होगी कि वो दौर कैसे हुआ, जिसकी वजह से ये पूरे 50 साल में बंगाल की गति कहां पहुंचा दी गई, एक पूरा प्लान था वो। लेकिन जब उसने 34 इयर्स के रिजिम के बाद लेफ्ट को हटाया तो उसने ममता को थोड़ी नहीं चुना, उसने पहले लेफ्ट को हटाने के लिए वोट किया और ममता आ गई। क्यों? क्योंकि ममता ने अपने आप को वहां पेश किया। ठीक यही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बंगाल के मतदाता टीएमसी को सत्ता से हटाना ये पहले ही निर्णय ले चुके थे। अब भाजपा ने यही भर क्रांति किया कि अपने आप को मजबूती से अपने डबल इंजन मॉडल की परफॉर्मेंस और डिलीवरी को सामने रख के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका हिसाब के एक्सटेंशन के साथ वो बंगाल में खुद को प्रस्तुत किया कि अगर आप इनको हटा रहे हो तो वी आर रेडी। तो पब्लिक ने कहा ठीक है, हम इनको हटा रहे हैं। तो जब वो कमल का बटन दबा रहा था, दरअसल वो टीएमसी का बटन तोड़ रहा था। मानसिक अवस्था बंगाल के मतदाताओं की ये थी इस चुनाव में। इसलिए भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट मिला और इतना बड़ा मैंडेट मिला, इतना बड़ा मैंडेट मिला। मैं इस नैरेटिव को भी नहीं मानता हूं, क्योंकि बंगाल की ये आदत रही है। उसने 25 साल कांग्रेस को दिया तो हैवी मैंडेट दिया, 34 साल उसने लेफ्ट को दिया तो प्रचंड बहुमत दिया, 15 साल ममता दीदी को दिया तो प्रचंड बहुमत दिया, बिल्कुल। तो बीजेपी को दे दिया तो कौन सा इसमें नई क्रांति आ गई? नहीं। इसलिए बंगाल की सरकार जो कुछ भी कर रही है, बंगाल के मुख्यमंत्री और बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन आगे जो कुछ भी करेगा,
वह पूरी तरीके से बंगाल की जनता का एजेंडा है और मुझे लगता है कि किसी डेमोक्रेटिक पैटर्न से चुनी सरकार को जनता के एजेंडे पर ही चलना चाहिए। तो ये कुछ भी नया ट्रेंड सेट नहीं किया है बंगाल ने शेष भारत के लिए। क्यों? क्योंकि बंगाल के कुछ हिस्से में अंबर जी आप जाइएगा, सच मानिए, यकीन करिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सन 50 में आई हूं। कुछ इलाके बंगाल के आज भी 50s में हैं, कुछ 60s में हैं और लगभग पूरा बंगाल 70s के दौर में है। चाहे वो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख लीजिए, चाहे वहां का पब्लिक हेल्थ सिस्टम देख लीजिए, चाहे वहां का पब्लिक एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब प्राइमरी लेवल से लेके और हायर एजुकेशन तक। इंडस्ट्री की गति आप देख रही हैं, दुनिया देख रही है। उसके अलावा डेमोग्राफी के डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो। इसके अलावा आप वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितने थ्रेट्स खड़े हुए हैं वो आप देखें। इसका किसी रंग किसी ढंग से कोई मतलब नहीं है और बिल्कुल, बंगाल के मतदाता ने इसके लिए चुना है। तो बिल्कुल। बंगाल में बीजेपी की सरकार या प्रेजेंट सरकार या कोई भी सरकार होती तो उसको वही करना था। शेष भारत से आप बंगाल को जरा अलग करें और इसीलिए बंगाल को एक बहुत अच्छे स्पीड की भी आवश्यकता है, क्योंकि भाई आपको 50 से 2000 में लाना है, आपको कहीं बाकी 60 से प्रदेश में 2000 में बिल्कुल, लाना है, कहीं 70 से आपको यहां पर लेके आना है। तो निश्चित तौर पर ये चीजें बंगाल की जनता। और एक चीज मैं हमेशा कहता था, यह चुनाव चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले मैं कह रहा हूं, मैं कहता था देखिए, बंगाल जब मैं गया, मैं घूमा, मुझे लगा यार भाई, ये भाजपा यहाँ चुनाव तो लड़ तो रही है, ये दिख रहा है, ठीक है भाई, झंडे थोड़े कम दिख रहे हैं, दिन में लगते हैं, रात को उतार देते हैं दीदी के लोग, वो सब ठीक है। लेकिन मुझे तुरंत से ये लगने लगा कि यार, बीजेपी एज अ पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन पब्लिक या जनता 4 कदम आगे चल के चुनाव लड़ रही है। और यही वजह है कि एक बिल्कुल नया कल्चर जो कि और स्टेट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए, हम सारे मतदाताओं को अडॉप्ट करना चाहिए कि सरकार चुन के इनको मत छोड़िए। बंगाल की जनता जिस समय, अब जिस तरह अभी भी इन्हें हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं चहेट रही है, चहेट मतलब दौड़ा रही है कि भाई साहब ये देखो टीएमसी का गुंडा था, वो देखो टीएमसी का गुंडा था, आप पकड़ के ले जा रहे हैं, चप्पलें मार रही है। तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के पीछे बंगाल का मतदाता इस बुरी तरीके से लगा हुआ है कि हमने तुम्हें इन कामों के लिए चुना था, सुना है, अब तुम आ बिल्कुल। गए हो, अब तुम यही काम करो। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने बंगाल में बंगाल के लिए, बंगालियों द्वारा, बंगाल के विषयों पर, बंगाल की धरती पर, बंगाल के पोलिंग बूथों पर चुनाव लड़ा है, तो फिर आपको काम भी बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के कहने पर, बंगाल के हिसाब से, बंगाल की समस्याएं जो हैं, उनको आपको दूर करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल और करने मुझे के नहीं लिए तो लगता बहुत कि कोई कुछ नया है। ट्रेंड। बिल्कुल बहुत सारे काम बंगाल में करने के लिए हैं और इतने इम्पोर्टेंट काम है जैसे कि आपने कहा और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए इतने सारे मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी पे हैं और केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में स्टेट सरकार कर रही है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही कहा जाता है कि वो रियलिटी बन जाता है और जब रूलिंग पार्टी के बारे में मास डिफेक्शन की चर्चा शुरू हो जाए तो चाहे दावे सच हो या फिर गलत, सियासी संदेश जो है वो बहुत दूर तक जाता है। फिलहाल बीजेपी का दावा है कि टीएमसी यानी कि जो सौमित्र खान बोल रहे हैं कि टीएमसी के विधायक और सांसद जो हैं उनके संपर्क में है और दूसरी तरफ टीएमसी जो है वो इस चीज को पूरी तरह से खारिज कर रही है, कह रही है पूरा निराधार है और सियासी प्रोपेगेंडा बीजेपी का बता रही है। अब सच क्या है कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में पता चल जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल की जो सियासत है उसमें बेचैनी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हर सियासी दल जो है वो 2026 के जो अगले बड़े चुनाव हैं उस चुनावी संग्राम की तैयारी में लग चुका है। अगर ये सिर्फ अफवाह है तो टीएमसी के जो आगे है वो टीएमसी से आगे गलत साबित कर देगी और अगर इसके पीछे सच्चाई है तो वो भी ज्यादा देर छुप नहीं पाएगी। तो बंगाल की राजनीति में एक ऐसा सियासी भूकंप आ सकता है अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है, पूरी इक्वेशन बदल जाएगी क्योंकि सियासत में सरकारें चुनाव से नहीं बल्कि कई बार जो है वो अपने ही घर के अंदर से कमजोर पड़ती हैं और आज बंगाल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंतिम नमस्कार जय हिंद। प्लीज प्लीज प्लीज।
आपने कहा आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, पहला विकेट गिर चुका है, तो शुरुआत हो चुकी है। जी, हाँ। नहीं, जो इतने बड़े काकोली नंबर की घोष। बात हो रही है ना, ऑफ कोर्स बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी मतलब कहते हैं ना कि अब अपने बोलते हैं कि परम एक देग के परम चावल से सखा पता चल ममता जाता है। बनर्जी की। काकोली घोष जी, कोई सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ममता बनर्जी की बहुत घनिष्ठ सहयोगी रही। बिल्कुल। बिल्कुल। तो टीएमसी में सब कुछ ठीक तो नहीं है, ये बात तो है। और धन्यवाद अवनीश जी, बहुत-बहुत आपका इस चर्चा में थैंक यू। जुड़ने के लिए। नमस्ते। नमस्कार।